पर्सनैलिटी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी जरूर करके जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। व्यक्तित्व की प्रकृति क्या है? व्यक्तित्व आकलन की तकनीकों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व से अभिप्राय संपूर्ण व्यक्ति से होता है, जो अन्य सभी व्यक्तियों से भिन्न तथा विशिष्ट अस्तित्व रखता हो। बुद्धि, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणात्मक परिवर्तन, संवेग, संवेगात्मक स्थिरता, समायोजन शैली, अधिगम, स्मृति, विस्मरण आदि संपूर्ण व्यक्ति के विभिन्न पक्ष हैं जो व्यक्तित्व में विशेष महत्व रखते हैं। बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का सूत्रपात लैटिन भाषा के शाब्दिक अर्थ वाले परसोना से हुआ है, जिसका अर्थ है मुखौटा, आवरण या नकली चेहरा, जिसका प्रयोग नाटक के पात्र अभिनय करते समय विशिष्ट व्यक्तियों के व्यवहार अथवा चरित्र का चित्रण करने के लिए करते थे। प्राचीन काल में व्यक्तित्व से अभिप्राय शारीरिक संरचना, रंग, रूप, वेशभूषा से लगाया जाता था। जो व्यक्ति बाह्य गुणों से दूसरों को अधिक प्रभावित कर सकता था, उसका व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली माना जाता था। अगर परिभाषाओं के बारे में बात की जाए तो परिभाषाएं क्या हैं? व्यक्तित्व की कुछ मुख्य परिभाषाएं दी जा रही हैं। ये परिभाषाएं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि व्यक्तित्व किसी एक कारक अथवा अधिक कारकों का केवल एक मिश्रित रूप नहीं है। वाटसन के शब्दों में व्यक्तित्व व्यक्ति की लंबे काल तक, लंबे समय तक निरीक्षित की गई क्रियाओं, जिनसे विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त हों, उनका योग होता है। बिसेंज के अनुसार व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों और लक्षणों का संगठन है, जो दैहिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। आलपोर्ट के अनुसार और वुडवर्थ के अनुसार तो ये डेफिनेशन कुछ दी गई है। आप इनमें से एक या दो डेफिनेशन जरूर करें, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन दी जाती है, उसका मीनिंग दिया जाता है। उसके बाद में कम से कम हमें एक डेफिनेशन जरूर लिखनी चाहिए, जिससे आपका जो आंसर है, जिससे आपका जो क्वेश्चन देने का तरीका है, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, वो बेस्ट हो जाता है और वहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स मिलने की गारंटी हो जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए व्यक्तित्व का जो स्वरूप है, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व एक अत्यंत जटिल संप्रत्यय है जिसकी व्याख्या करना कोई सरल कार्य नहीं है। व्यक्तित्व की प्रकृति को हम कुछ प्रमुख सिद्धांतों की सहायता से समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक सिद्धांत ने व्यक्तित्व के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तित्व संरचना के एक अथवा एक से अधिक तत्वों की व्याख्या की है। इन सभी सिद्धांतों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला जो आ जाता है प्रकार उपागम सिद्धांत। ये सिद्धांत शारीरिक रचना अथवा शरीर से स्रावित होने वाले द्रव्यों के आधार पर व्यक्तियों को भिन्न प्रकारों से विभाजित करते हैं। इस वर्ग में हिप्पोक्रेटस, क्रेस्मर, शेल्डन और युंग आदि के सिद्धांत सम्मिलित किए जा सकते हैं। शील गुण उपागम सिद्धांत। इस उपागम में सम्मिलित सिद्धांत व्यक्ति की शारीरिक संरचना की अपेक्षा उसके प्रमुख शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। इस श्रेणी में आलपोर्ट, कैटल और आइजेंक के व्यक्तित्व सिद्धांत प्रमुख हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस श्रेणी में रखे गए सिद्धांत व्यक्तित्व विकास और मूल्यांकन के संदर्भ में
मनोगतिकी को महत्व प्रदान करते हैं। फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत इसमें प्रमुख रखा गया है। मानववाद उपागम सिद्धांत व्यक्तित्व की प्रकृति की व्याख्या करने में मानववाद संप्रदाय ने व्यक्तित्व के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ किया है, जहां व्यक्तित्व विकास और सामान्य जीवन यापन में व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ मुख्य कार्ल रोजर्स का स्व सिद्धांत सेल्फ थ्योरी और मैस्लो का सिद्धांत प्रसिद्ध है। अधिगम उपागम सिद्धांत, इस उपागम में व्यवहारवादियों और नव्य व्यवहारवादियों के सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं। ये सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या अधिगम और वातावरण संबंधी उद्दीपनों के माध्यम से करते हैं। इस वर्ग के आधुनिक सिद्धांतों में मिलर का सिद्धांत, डोलार्ड मिलर अधिगम सिद्धांत, बंडूरा के सामाजिक स्थितियों में अधिगम का प्रयोग और परीक्षण, और बंडूरा और वाल्टर का सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रसिद्ध है। आइए जान लेते हैं व्यक्तित्व आकलन की जो मुख्य तकनीकें होती हैं वो कौन कौन सी तकनीक है। व्यक्तित्व अध्ययन में किसी भी व्यक्ति के शील जो गुण होते हैं उसका सटीक मापन कर पाना संभव नहीं है, लेकिन मूल्यांकन शब्द का उपयोग मापन शब्द के प्रयोग से अधिक उपयुक्त रहता है। व्यक्तित्व मूल्यांकन के सभी साधनों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आत्मनिष्ठ विधियाँ सब्जेक्टिव मेथड्स, वस्तुनिष्ठ विधियाँ ऑब्जेक्टिव मेथड्स और प्रेक्षण विधियाँ प्रोजेक्टिव मेथड्स। आत्मनिष्ठ विधियाँ होती हैं वे विधियाँ जिनमें व्यक्ति अपने आप को अवलोकन का पात्र मानकर स्वयं को वैसा ही प्रकट करता है जैसा वह अपने को जानता है। ये विधियाँ इस बात पर आधारित होती हैं कि व्यक्ति स्वयं अपनी अभिवृत्तियों, लक्षणों, अनुभवों, उद्देश्यों और रुचियों के संबंध में क्या कहना चाहता है। इस श्रेणी की विधियों में मुख्यतः आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, पत्र लेखन, डायरी लेखन, व्यक्ति वृत्त, केस स्टडी, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली जो विधि होती है वो महत्वपूर्ण होती हैं आत्मनिष्ठ विधियों में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। ये विधियाँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहार का अवलोकन करे, उसके संबंध में क्या निर्णय ले। न्यूनाधिक रूप से ये विधियाँ उन्हीं विधियों के समान है जो बुद्धि, रुचियों और अभिरुचियों के मापन में प्रयोग की जाती हैं। इस विधियों के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि व्यवहार का सही मूल्यांकन व्यक्ति को उसके व्यवहार में रखकर ही किया जा सकता है, जहाँ उसकी आदतें, उसके गुण, उसकी आवश्यकताएं, अभिप्रेरणाएं प्रकट होती हैं। इन विधियों में निरीक्षण विधि, निर्धारण मापनियाँ, स्थिति परीक्षण, समाज मिति विधियाँ और क्यू टेक्निक आदि के नाम प्रमुख हैं। प्रक्षेपण विधियाँ, प्रक्षेपण विधियों में उन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जहां परीक्षक प्रयोज्य को अपने प्रयोज्य का मतलब जिसका परीक्षण किया जाना है, परीक्षक प्रयोज्य को अपने विचार अथवा व्यक्तित्व के किसी प्रमुख पहलू को प्रकट करने के लिए कोई माध्यम प्रदान करता है। प्रयोज्य अनजाने में ही अपने व्यक्तित्व के गहन पहलुओं को सहज रूप में प्रकट कर देता है। इस प्रविधियों में रोशा का स्याही धब्बा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बालक का अंतर्बोध परीक्षण, शब्द सहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण और खेल प्रविधियाँ आदि प्रमुख हैं। यहाँ व्यक्तित्व मूल्यांकन की कुछ प्रविधियों का वर्णन किया गया है, यानी जैसे आत्मकथा। इस प्रविधि का उपयोग लंबवत अध्ययनों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जाता है, लेकिन आत्मकथा अनेक बार निरुद्देश्य यानी जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता विवरणों से परिपूर्ण होती है, जिसका व्यक्तित्व मूल्यांकन के उद्देश्यों से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा,
व्यक्ति प्राय अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर अपनी त्रुटियों को कम करके प्रकट करता है। तीसरा, प्राय व्यक्ति अपनी आत्मकथा का लेखन स्मृति के आधार पर करता है और समय के साथ साथ कुछ बुद्धि उसकी मंद भी हो जाती है। भाषा में प्रांगत न होने के कारण बहुत से व्यक्ति आत्मकथा में अपने जीवन संबंधी तथ्यों और घटनाओं का सही वर्णन नहीं कर पाते। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण सामान्य दो प्रकार से किया जा सकता है, सहभागी निरीक्षण और असहभागी निरीक्षण। इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता प्रयोज्य के समूह का एक सदस्य बनकर प्रयोज्य के सूक्ष्म व्यवहार का भी अवलोकन कर सकता है, और असहभागी में इस प्रवृत्ति के प्रयोग में अध्ययनकर्ता प्रयोज्य के समूह से बाहर रहकर अपने व्यवहार का निरीक्षण करता है, अपने अध्ययन संबंधी वांछित जो प्रदत्त होते हैं, आंकड़े होते हैं, तथ्यों को नोट करता है। साक्षात्कार दो व्यक्तियों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध को प्रकट करता है। साक्षात्कार कई प्रकार का हो सकता है, संरचित और असंरचित। उसके बाद व्यक्तित्व प्रश्नावली। व्यक्तित्व सूची अथवा प्रश्नावली के माध्यम से प्रयोज्य के समूह कुछ प्रश्नों के समूह को प्रस्तुत किया जाता है और वह प्रत्येक प्रश्न के विषय में अपना उत्तर दिए गए उत्तर विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करके उसके लिए निश्चित स्थान में चिन्ह लगा देता है। व्यक्तिवृत्त यानी केस स्टडी। व्यक्तित्व परीक्षण की यह एक बहुत व्यक्तिगत विधि है जिसमें व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के विषय में स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। सभी सूचनाओं का केंद्र व्यक्ति विशेष ही होता है। साधारणतः व्यक्तिवृत्त में निम्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं: परिचय सूचनाएं, पारिवारिक इतिहास संबंधी सूचनाएं, शिक्षा व उपलब्धियां, शारीरिक स्वास्थ्य प्रदत्त, शैक्षिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास व सामाजिक संबंध। मनोवैज्ञानिक जो सूचनाएं होती हैं, व्यक्तिवृत्त के स्रोत किसी केस संबंधी सूचनाएं एकत्रित करने का प्रमुख स्रोत है व्यक्ति स्वयं होता है। ऐसा करने के लिए व्यक्ति अध्ययन की अन्य जो पद्धतियां होती हैं, व्यक्तित्व सूचियां होती है, साक्षात्कार विधि होती है, चेकलिस्ट होती है, निरीक्षण और अन्य विशेष व्यक्तित्व परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है। अगर इसके लाभ की बात की जाए तो यह प्रविधि बालकों का संपूर्ण शैक्षिक वृत्तांत प्रस्तुत करती है। इस विधि से बालक के व्यवहारिक प्रतिमानों के अध्ययन में सरलता और सुविधा रहती है। इस विधि के प्रयोग से शैक्षिक दृष्टि से कुशल और प्रखर अथवा कुसमायोजित बालकों की सहायता की जा सकती है। नैदानिक एवं चिकित्सात्मक उद्देश्यों और व्यक्तित्व के गहन अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग विशेष महत्व रखता है। दोष की अगर बात की जाए, यह प्रविधि का एक मुख्य दोष है कि व्यक्ति स्वयं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति की बातों को छुपा लेता है, सत्य को छुपा लेता है। कई बार कम महत्वहीन वर्णन व्यक्तिवृत्त का हिस्सा बन जाते हैं। समाजमिति विधि। यह विधि किसी समूह में व्यक्ति की स्वीकृति के स्तर को स्पष्ट करती है। मार्क के शब्दों में यह प्रविधि व्यक्ति के सामाजिक उद्दीपक मूल्यों का अध्ययन करती है। मुरैना ने विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति की वरीयता के आधार पर किसी समूह के व्यक्तियों की समाजमितीय स्तर की दृष्टि से व्यक्तियों को 4 वर्गों में विभाजित किया है: नायक, उपेक्षित, तिरस्कृत और विविक्त। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है परिस्थिति परीक्षण। इस विधि में परीक्षक वास्तविक जीवन शैली के कुछ स्थितियों का निर्माण करता है जिनमें व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद क्रम निर्धारण मापनियाँ। क्रम निर्धारण मापनियों के द्वारा व्यक्ति के विशेष गुण व्यवहार के किसी पक्ष का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण के क्षेत्र में आज अनेक क्रम निर्धारण मापनियाँ उपलब्ध हैं। इस संबंध में ग्राफीय निर्धारण मापनी एक प्रचलित विधि है। उसके बाद अगर इसके लाभ की बात की जाए तो लाभ देख सकते हैं, फिर दोष भी आप यहाँ से देख सकते हैं।
दोषपूर्ण तर्क, कठोरता दोष, उदारता। तो इस तरीके से हमारा जो पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स टू ऑल।